आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 13 अप्रैल की शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है ये। मैं हूं अमन गुप्ता। यहां हम दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए बताते हैं आज कौन कौन सी खबरें हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक के बाद उन्होंने आज धरना दिया। तो अब इस धरने के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और सूबे की सीएम पर लगे आरोपों को वहां की जनता कैसे देख रही है। कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर के प्रभावी न होने की बात WHO कह चुका है, फिर भी गुजरात में इसके लिए लाइनें लग रही हैं। वहां का हाल लेंगे और पिछली रिसर्च के आधार पर जानेंगे कि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर उपयोगी है भी या नहीं। CBSE इस महामारी के माहौल में भी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन कराने पर उतारू है। तो ऑनलाइन परीक्षाएं कराने में क्या दिक्कतें हैं और देश के तमाम शिक्षाविदों का इस फैसले पर क्या कहना है। और आखिर में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के लिए ऐसा कुछ कहा था जिससे भारत को चिंतित होना चाहिए, और ट्रोइका वाली बैठक में उसने भारत को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है। सुनिए जमशेद कमर सिद्दीकी से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान कल से अगले 15 दिन तक यानी 30 अप्रैल तक सूबे में लॉकडाउन की तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। मरकज प्रशासन से ही जुड़े 5 लोग दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। केंद्र सरकार ने 2020-21 के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस बार GST कलेक्शन संशोधित अनुमान का 106% रहा है, जबकि GST समेत टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 12% तक बढ़ा है। यूपी PCS एग्जाम में जामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की संचिता शर्मा ने टॉप किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में 487 पदों के लिए 476 उम्मीदवार चुने गए, जबकि 11 पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से पद खाली रह गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा 24 घंटे के लिए प्रचार पर रोक लगाए जाने के विरोध में धरना दिया। वो बुधवार को यानी कल कूच विहार का दौरा करेंगी, जहां चौथे चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई थी। जापान की सरकार ने जानकारी दी है कि वो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से 1 मिलियन टन से भी ज्यादा प्रदूषित पानी समुद्र में छोड़ने की योजना बना रहे हैं। जापान के पड़ोसी देशों और स्थानीय मछुआरा समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को FD पर 0.25% ज्यादा ब्याज देने का ऐलान किया है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को इसके ऊपर अलग से 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कुल मिलाकर ½ ज्यादा ब्याज मिलेगा। और आज IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा है। कोलकाता ने सीजन में जीत से शुरुआत की थी और अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से मात दी थी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ ममता बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद कल चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी थी। आयोग के इस फैसले से नाराज ममता बनर्जी आज दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति पर धरना देने पहुंची। यहां पर उनके लिए एक टेम्परेरी टेंट का इंतजाम किया गया था। इस दौरान उनके साथ कोई नहीं था, पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता कोई भी नहीं, अकेले थी वो। और ना तो धरना स्थल पर पार्टी के झंडे लगाए गए थे, ना बैनर लगाए गए थे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है। अब यहां से चुनावी विश्लेषणों में सियासत के जानकारों की 2 तरह की राय आ रही हैं। एक वो हैं जिनका मानना है कि चुनाव आयोग के इस रुख से ममता बनर्जी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि ममता के समर्थक पहले से ही चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगा चुके हैं। यानी इस फैसले से आम लोगों में ये संदेश जाएगा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और दूसरे वो हैं जिनका कहना है कि चुनाव के दौरान जब किसी पार्टी का चुनाव आयोग के खिलाफ एक बिल्डअप होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन ये समझा जाता है कि पार्टी अपने ही इंटरनल एनालिसिस में चुनाव में पिछड़ रही है। तो चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के आरोपों को बंगाल में किस नज़रिए से देखा जा रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की
कोलकाता में आज तक रेडियो रिपोर्टर प्रशांत मुखर्जी से। इस पर रिएक्शन आपको एक बहुत सीमित वर्ग के बीच देखने को मिलेगा जो कलकत्ता और कुछ शहरी इलाकों में सिमटा हुआ है, और वो रिएक्शन इस बात तक सीमित है, वो सीधे इस ईसी के डिसीजन का क्रिटिक नहीं कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि अगर ममता बनर्जी पर ये आरोप लगाए गए हैं या ममता बनर्जी पर ये जो एक्शन दिया गया है, तो फिर दिलीप घोष, राहुल सिन्हा से लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये बातें चल रही थी। उसी बीच में राहुल सिन्हा पर भी चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया। तो दोयम दर्जे के व्यवहार को लेकर एक बात तो बहुत छोटे सेक्शन में है, लेकिन अगर इसकी मूलतः बात करें क्या इसका बहुत ज्यादा ग्राउंड इम्पैक्ट है, तो उस बात से मैं सहमति नहीं रखता हूँ, क्योंकि जमीन खिसकने की जो शुरुआत है वो पंचायत चुनाव से हो गई थी। उसके बाद 2019 में एक डिसाइसिव मैंडेट पश्चिम बंगाल के लोगों ने दिया, जहां 18 सीटें भाजपा को मिली और तृणमूल के खाते से बहुत सारी सीटें कम हो गई। ये भी एक मैंडेट था। तीसरा जो हुआ है इस बीच में वो है आम्फान का तूफान आना, और आम्फान का तूफान उन इलाकों में बहुत ज्यादा हानि पहुंचाया है, खासकर की दक्षिण 24 परगना या पूर्वी मिदनापुर की अगर हम बात करें तो। और इन इलाकों में ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया था, सीटें जीती थी। और आम्फान के तूफान के बाद जो मुआवजे की भरपाई करनी, जो मुआवजा देना था, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर तृणमूल के लोकल नेताओं ने घोटाला किया है। ऐसे में एक इमेज जो ऑलरेडी था वो गिर चुका था और वो फर्दर डिजेनरेट कर गया इस आम्फान घोटाले के साथ, जिसे पश्चिम बंगाल में आमतौर पर आम्फान दुर्नीति मतलब खराब नीति के तौर पर देखते हैं और बोलते भी आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा है। तो ये दरअसल सिचुएशन है। अगर इम्पैक्ट होगा अभी तक बहुत स्मॉल सेक्शन के अंदर होगा, जो ऑलरेडी वोकल है, जो ऑलरेडी ममता बनर्जी का वोटर है। किसी नए सेक्शन में ममता बनर्जी को इनरोड बनाने में इस इंसिडेंट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा प्रशांत, कूच बिहार हिंसा पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया था और बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर तो 48 घंटे का बैन लगा ही है। तो कूच बिहार घटना के असर के तौर पर कोई अंडर करंट दिख रहा है? सबसे बात जो इसमें है कि कूच बिहार की जो घटना हुई थी वो घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है। दुखद इसीलिए है कि जान मान का नुकसान हुआ है, चाहे आम लोगों का हो चाहे सुरक्षा बलों का हो। लेकिन इसमें जो मूलतः बात आती है तो ये है कि जिस तरह से कूच बिहार में जो वाक्य हुआ था, जो कथित तौर पर लोग इकट्ठा होकर उनसे बंदूक छीनने की कोशिश कर रहे थे आर्म फोर्सेस में, ये कोई नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल में, और ये चीज आमतौर पर रूलिंग पार्टी करती है। ये पंचायत चुनाव में ऐसे कई दृश्य देखने को मिले थे जहां पर लोग 200-300 की भीड़ लेकर जाए बूथों पर और उसके बाद सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लें और बूथ पर कैप्चर कर लें। तो जो उल्टा प्रहार किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, उससे क्या है, जो आम वोटर है, जो वोट डालने जाना चाहता है, उसके मन में कॉन्फिडेंस आया है कि देखियो अब मेरे को अपनी वोट एक्सरसाइज करने का राइट मिलेगा, मैं अपना वोट डाल पाऊंगा। एक ये है इसका। एक दूसरा साइड जो है इसका, जो लंपेन एलिमेंट्स, जो बदमाश एलिमेंट्स होते थे, जो अक्सर ये जो बूथ कैप्चरिंग और इस तरह के काम करते थे, इनके मनोबल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है ये होने से, और इसमें एक कमी देखने को मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, दक्षिण 24 परगना के कैनिंग नाम की एक सीट है, कैनिंग सीट पे बमबारी हुई थी। तो बमबारी होने से क्या हुआ कि आम लोगों में भी डर हुआ और वहां थोड़ा सा टर्नआउट में भी दिक्कत आई, कम टर्नआउट रहा मुकाबले बाकी जिलों के या बाकी सीटों के। तो ऐसे में ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे एक मैसेज गया है, एक तरफ जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं उनके लिए एक नेगेटिव है, दूसरा आम लोगों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज है। कोई अंडर करंट एज सच अगेंस्ट में सुरक्षा बलों के देखने को नहीं मिल रहा है। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर प्रशांत मुखर्जी। और देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भी बढ़ रही है। हालांकि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO सिरे से खारिज कर चुका है। WHO ने पहले भी कोरोना मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर से अब उसने इसी बात को दोहराया है। कहा है कि कोई सबूत नहीं है कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कारगर है या नहीं। बावजूद इसके कई जगहों पर रेमडेसिविर को कोरोना का इलाज माना जा रहा है। हमारी सरकार ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी है
और ग्राउंड की हमारी पड़ताल में ये पता चला है कि डॉक्टर तक प्रिस्क्रिप्शन में ये इंजेक्शन लिख रहे हैं। और गुजरात की बात करें तो यहाँ तो इंजेक्शन की मांग सबसे ज़्यादा है। मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि इसके ब्लैक में बेचे जाने की भी खबरें मिली हैं। तो कोरोना के मामले गुजरात में हर रोज़ हज़ारों की संख्या में दर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर रेमडेसिविर की मांग को लेकर क्या हाल है, ये पूछा मैंने गुजरात में आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर से। जी, सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि गुजरात में कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए खुद गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक सो मोटो एप्लीकेशन फाइल किया था और उसी में गुजरात हाईकोर्ट के ज़रिए गुजरात सरकार को ये सवाल पूछा गया है कि अगर 27,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन गुजरात में आते हैं एक दिन में तो वो इंजेक्शन जाते कहाँ है। ये सवाल गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा था सरकार को कि लगातार हम देख रहे हैं कि अस्पतालों पर एक इंजेक्शन खरीदने के लिए कम से कम 1,000 लोगों की लाइन रहती है। तो वैसे में अगर इंजेक्शन है तो वो सीधा अस्पतालों को मुहैया क्यों नहीं करवाए जाते। साथ ही वडोदरा में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जो डॉक्टर है उसके ज़रिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जा रहा था, यानी कि जो इंजेक्शन की कीमत 890 रुपये है वही इंजेक्शन वो करीब 10 से 15,000 रुपये में बेच रहा था। साथ ही एक दूसरा गिरोह भी पुलिस के ज़रिए पकड़ा गया है जो पुराने एक्सपायरी डेट के जो इंजेक्शन है उस पे नई डेट लगाकर उसको बाज़ार में बेचने का काम कर रहे थे और वो भी करीब 5 से 6,000 रुपये में ये इंजेक्शन बेच रहे थे। अगर गुजरात में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर हो रही राजनीति की बात करें तो खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल, उन्होंने 5,000 इंजेक्शन बीजेपी दफ्तर से बांटे हैं क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये जो इंजेक्शन है ये कंट्रोल ड्रग्स में आते हैं और कंट्रोल ड्रग्स को इस तरह कैसे वो बेच सकते हैं क्योंकि क्या उनके पास इसे बेचने का कोई लाइसेंस अवेलेबल है। इस तरीके के जो सवाल है वो कांग्रेस के ज़रिए पूछे गए हैं। कांग्रेस इसको लेकर बार बार ये कह रहा है कि जो बीजेपी है अगर वो राजनीति कर रही है तो सरकार कांग्रेस को भी इस तरीके के इंजेक्शन मुहैया करवाए ताकि कांग्रेस भी अपने दफ्तर से इस तरीके से इंजेक्शन बेचेंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात आई गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की, जब उन्हें पूछा गया कि CR पाटिल इस तरीके से इंजेक्शन बेच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि CR पाटिल से ही पूछा जाए। यानी कहीं ना कहीं जो हालात है वो गुजरात में बेहद बुरे हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर। तो रेमडेसिविर को लेकर इतनी मारामारी है ही। अब बात करते हैं WHO की रेमडेसिविर को लेकर जो राय है उस पर। इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर हैं अंकित कुमार। उन्होंने रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में प्रभावी है या नहीं इस पर तमाम रिसर्च के सहारे पड़ताल की है। तो इस बारे में लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने अंकित से पूछा कि पिछली क्लिनिकल रिसर्च रेमडेसिविर के बारे में क्या कहती है। ये देखिए, कोई भी दवा या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर कामयाब है या नहीं इसका मेडिकल फील्ड में एक ही तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल ये तय नहीं कर सकता कि कौन सी दवा कामयाब है या कामयाब नहीं है। मेडिकल साइंस में इस चीज को पता करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो है एक वेल डिजाइंड क्लिनिकल ट्रायल। कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन और WHO की टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया वन केरखॉफ से ये सवाल पूछा कि रेमडेसिविर जिसको लेकर के भारत में एक तरह की मारामारी मची हुई है, एक तरह का रामबाण मान के लोग चल रहे हैं कि अगर रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल गया तो कोविड पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो इसके पीछे कोई क्लिनिकल ट्रायल डेटा है या नहीं है। तो WHO ने हमें ये बताया कि अभी तक करीब 5 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और उन 5 क्लिनिकल ट्रायल्स का मोटा रिजल्ट ये है कि ना तो रेमडेसिविर की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आई है, ना तो रेमडेसिविर की वजह से मृत्यु दर, जिसे हम मोर्टालिटी रेट कहते हैं कोविड की वजह से, उसमें किसी तरह की कमी आई है, और ना ही रेमडेसिविर की वजह से वेंटिलेशन या जिसे हम कहें मैनुअल वेंटिलेशन, उसमें किसी तरह की कमी आई है। तो ये 3 तथ्य सामने आए हैं जो WHO के जो लीड साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने हमें बताया है।
अब दूसरा सवाल जो एक इम्पोर्टेंट इसमें क्लैरिफिकेशन है, उनका ये कहना है कि अभी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं इस मामले में, और हो सकता है आने वाले समय में इन गाइडलाइंस को WHO चेंज करे। लेकिन फिलहाल WHO की गाइडलाइन ये है कि कोविड के इलाज के लिए रेमडेसिविर WHO रेमडेसिविर के उपयोग की सलाह नहीं देता है। ये फिलहाल WHO की स्टैंडिंग गाइडलाइन है। ये थे इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर अंकित कुमार। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। तो महामारी के इस मुश्किल वक्त में एक बार फिर से कुछ जगह लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। ऑफिस से कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर से पुराने वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कराने का विचार कर रहा है, वो भी ऑफलाइन। पिछले 1 साल से सारी पढ़ाई कंप्यूटर मोबाइल पर ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन परीक्षाएं हो रही हैं ऑफलाइन। बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक परेशान हैं। ट्विटर पर कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021 जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। तमाम मीडिया संस्थानों को टैग करके बच्चे कह रहे हैं कि उनकी बात उठाई जाए। आर्यमान जायसवाल करके एक छात्र हैं, उन्होंने आज तक रेडियो को टैग किया, हमसे पूछने को कहा कि क्या इस परिस्थिति में ये सही है, जब सब लोग घर से ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं? क्या उनकी सुरक्षा और ज़िंदगी मायने नहीं रखती? और 12वीं में पढ़ने वाली आयुषी ने हमें एक ऑडियो संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने या कुछ समय तक टाल देने की गुहार लगाई है। इस साल पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, लेकिन अब कोविड के केसेस इतने ज़्यादा हैं तो एग्ज़ाम ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे कोविड के प्रिकॉशन सही से लेना मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन एग्ज़ाम टाल दें या तो ऑनलाइन ले लें। तो इस समय छात्रों के समर्थन में तमाम नेता हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आवाज़ उठा चुकी हैं। अभी 2 दिन पहले ही अभिनेता सोनू सूद ने एक वीडियो ट्वीट किया था और छात्रों के समर्थन में आकर एग्ज़ाम कैंसिल करने की अपील की थी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुद्दे पर और केंद्र से CBSE के पेपर्स रद्द किए जाने की मांग की। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। वहीं CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना है कि हम परीक्षा की तैयारी के अंतिम चरण में हैं। छात्रों की सेहत के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं और छात्रों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड की तैयारी के बारे में उन्होंने ये कहा कि एग्ज़ाम सेंटर्स पर भीड़ कम होगी, एग्ज़ाम सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और छात्रों की संख्या काफ़ी कम रखी जाएगी। अभी जो तय योजना है उसके मुताबिक CBSE बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी है। डेट शीट के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 7 जून के बीच होंगी और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 15 जून के बीच होंगी। तो क्या हमारा सिस्टम बच्चों को परीक्षा केंद्र तक बुलाकर सुरक्षित परीक्षा कराने में सक्षम लग रहा है? ये सवाल हमने जाने माने शिक्षाविद और NCERT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार से किया, तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। ऐसे समय में बच्चों को बुलाने का और फिर परीक्षा लेने का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि परीक्षा आखिर अपने आप में ही एक दबाव बनाती है मानस पर। ऊपर से ये जो बीमारी का डर है ये एक दबाव बनाता है, और कुछ शहरों में ये इतना अधिक है, जैसे बेंगलोर है या कि पूना, मैंने जिक्र किया उसका, कि इन शहरों में तो लोग अपने व्यावसायिक काम के लिए भी जाने से डर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और CBSE के आपको अंदाज ही होगा कि ज्यादातर स्कूल शहरी हैं, शहरों में हैं, महानगरों में, तो इसलिए कोई औचित्य नहीं बनता बच्चों को इस समय में भौतिक रूप से परीक्षा के लिए बुलाने का और इकट्ठा करके, भले ही केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, वो सब किया जाए, वो ठीक है, उनको जो करना है वो करेंगे, पर उचित नहीं है। ये थे शिक्षाविद और NCERT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। वहीं 2004 में पद्मश्री से सम्मानित शिक्षाविद हैं गौरी ईश्वरन। उन्होंने देश विदेश में तमाम शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनसे मैंने पूछा कि विदेश में स्कूली शिक्षा की चुनौतियों से कोरोना काल में निपटने के क्या इंतजाम हैं और भारत में क्या दिक्कतें हैं।
हमें जब देखे तो पूरा दुनिया में जहां तक एग्जाम्स हैं प्रॉब्लम्स तो हो ही गई हैं। कुछ कुछ कंट्रीज में वो ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं, कोई कंट्रीज में वो लोग ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं। और वहां पर वेस्टर्न कंट्री में एक है कि कॉलेज के एडमिशन के लिए उनको सैट एग्जाम देने पड़ता है और वो ऐसे भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे पास है। जो बच्चे दूर दूर गांव में रहते हैं, उनके पास डिवाइसेस नहीं है, तो ऑनलाइन कैसे करें एक प्रॉब्लम हो गई है। तो हम दूसरे देशों से एक्चुअली पूरा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने सब बच्चों को पढ़ने की जितना भी यंत्र चाहिए, जब तक सबको वो सुविधा ना मिले तो कैसे हम करेंगे। तो गौरी ईश्वरन मानती हैं कि इस माहौल में बच्चों की परीक्षाएं कराना भारत में बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने एक सुझाव भी दिया है। 10वीं और 12वीं के बारे में ही क्वेश्चन है, बाकी सब क्लासेस में वो ऑटोमेटिकली उनको प्रमोशन दे रहे हैं। वहाँ स्कूल्स अपने अपने जैसे अपने तौर पर जो टेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। ये 10वीं और 12वीं का इश्यू हो गया है। पर इसमें मेरा एक ख्याल है कि 10वीं तो स्कूल का, उसी स्कूल में वो 11वीं में जाएंगे, तो 10वीं के प्रमोशन और एग्जाम सीबीएसई स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए और उनका कंसंट्रेशन होना है 12वीं के एग्जाम पर, क्योंकि उसके बाद बच्चों का भविष्य ये 12वीं के एग्जाम पर डिपेंडेंट है। और उसको पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम करने के लिए कोई तैयारी एक्चुअली अभी तक नहीं हुआ है, तो यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जो बच्चों के पास है, सोशल डिस्टेंसिंग करने पड़ेगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराने में भारत में समस्याएं क्या हैं। इस पर करियर काउंसलर जुबिन मल्होत्रा का क्या कहना है, सुनिए। कोई भी जो स्कूल लीविंग एग्जाम, जो कॉमन एग्जाम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि फेयरनेस एंड एन इक्वल एक्सेस। कई बार लोग ऑप्शंस कहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम, ये ऑनलाइन एग्जाम्स में आप कितनी स्ट्रिक्टली उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्या वो इक्वल एक्सेस है स्टूडेंट्स को। क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ एक राज्य में एग्जाम नहीं है, ये पूरे देश, सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम है जो देश भर में होना होता है। ये आसान नहीं है। स्कूल के भी एग्जाम्स हम देख रहे हैं, कराते हैं, बिजली चली जाती है, नेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। ये ऑनलाइन मोड में आई डोंट थिंक अभी हम रेडी हैं। हाँ, वो एक इक्वली फेयरली किया जा सकता है। ये थे करियर काउंसलर जुबिन मल्होत्रा। तो इस माहौल में और इतनी जल्दबाजी में बोर्ड परीक्षाएं कराने के बारे में एक बार फिर से सीबीएसई को विचार करना चाहिए और उन प्रयासों के बारे में सोचना चाहिए जिससे बच्चों का जीवन खतरे में ना पड़े और उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पिछले हफ्ते भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान तो अब तक बल्लियों उछल रहा है, क्योंकि भाई 9 साल बाद कोई रूसी विदेश मंत्री वहां पहुंचा। रूसी राष्ट्रपति तो खैर कभी गए ही नहीं। अब हमारे मतलब की बात यह है कि लावरोव वहां गए तो हमारे बारे में क्या बोले। असल में पाकिस्तान वालों ने उनसे कहा कि भारत क्वाड में अपना रोल बढ़ा रहा है, तो पलटकर ये बोले वो कि भारत अपनी विदेश नीति की प्रायोरिटीज खुद सेट कर रहा है। कश्मीर के सवाल पर वो बोले कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर मामला हल किया जाना चाहिए और रूस यूएन के परमानेंट मेंबर के तौर पर हर मदद को राजी है। इसके अलावा भी कई बातें कही रूसी विदेश मंत्री ने। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हर्ष पंत, जो ORF दिल्ली में पढ़ाते भी हैं और देश विदेश के अखबार पत्रिकाओं में लिखते भी रहते हैं, उनसे पूछा कि क्या रूसी विदेश मंत्री से पाकिस्तान में पूछे गए सवालों पर उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा है जिससे भारत को फिक्रमंद होना चाहिए। देखिए, रूस अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस की विदेश नीति में परिवर्तन आ रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और भारत और रूस के संबंधों में भी बदलाव आ रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत और रूस कोल्ड वॉर वाले, शीत युद्ध वाले देश नहीं हैं। दुनिया बदल गई है, तो उसके हिसाब से दोनों की प्रायोरिटीज़ भी बदल रही हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो बात है वो है सिंबॉलिकली लावरोव साहब का भारत आना और उसके बाद पाकिस्तान जाना। एक तरह से ये दिखाता है कि रूस, जिसको पहले कहा जाता था पश्चिमी देशों के लिए कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशनशिप हाइफनेट किया जाता है, तो वो समस्या अब रूस के साथ शायद आ सकती है भारत के लिए कि रूस भारत और पाकिस्तान को कहीं पर एक तराजू से तोलने की कोशिश कर रहा है, या ये दिखा रहा है कि दोनों ही उसके इम्पोर्टेंट
पार्टनर्स हैं। रियलिटी ये है कि भारत अभी भी रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस का सबसे बड़ा मार्केट है डिफेंस में, और भारत रूस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है डिफेंस का, और ये काफ़ी सालों तक रहेगा, और उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर वो ज़्यादातर जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड ग्रांट से पूरी होती हैं। तो उसके संदर्भ में पाकिस्तान को खड़ा करना भारत के तहत मुझे नहीं लगता मुमकिन है, लेकिन रूस ये ज़रूर सिंबॉलिकली ज़रूर दिखाना चाह रहा है कि क्योंकि उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, खासकर अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर, और चीन से क्योंकि रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान चीन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो वहाँ पर रूस मुझे लगता है चीन को खुश करने के लिए भी कुछ हरकतें कर रहा है। भारत के लिए फिक्र करने की नहीं, पर ये ज़रूर सोचने की बात है कि अगर रूस की प्रायोरिटीज़ बदलती हैं और रूस एक तरह से साउथ एशिया पॉलिसी में इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट कर रहा है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके परिणाम होंगे, वो भारतीय विदेश नीति के लिए क्या होंगे और उसके लिए क्या भारत तैयार है। अच्छा हर्ष जी, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए ट्रोइका वाली बैठक हुई थी, भारत को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान शामिल था। रूस क्या ये मान रहा है कि इस मामले में उसे हमारी ज़रूरत नहीं है? अफ़गानिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि वहाँ पर रूस नहीं चाहता, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि रूस नहीं चाहता भारत शांति प्रक्रिया का हिस्सा बने, जबकि अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नई पॉलिसी आई है उसके हिसाब से भारत का अहम रोल देखता है शांति बहाली में अफ़गानिस्तान में। तो ये जो एक इन्वर्जन है रोल्स का, कि एक समय ऐसा था जब रूस भारत के साथ काम करता था अफ़गानिस्तान में और अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, आज इन्वर्जन हो गया है। और ये मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे बदलाव रेगुलर आते हैं, और देशों को तैयार रहना चाहिए इन बदलावों को अडाप्ट के संदर्भ में अपने आप को अडाप्ट करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान की शांति प्रक्रिया का सवाल है, रूस भले ही न चाहे भारत वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन भारत कि अगर अफ़गानिस्तान के संदर्भ से इसको समझा जाए, अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से इसको समझा जाए, तो अफ़गानिस्तान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत रोल वहाँ पर, भारत का एक सशक्त रोल हो, और भारत उस रोल को प्ले करने के लिए तैयार दिख रहा है। तो भारत का रोल अफ़गानिस्तान में रूस चाहे न चाहे बना रहेगा, और रूस के चाहते हुए भी, अगर रूस चाहेगा भी कि भारत न रहे, ये जो एक सर्कमस्टेंसेस अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान को स्टेबल, सिक्योर, प्रॉस्परस एंटिटी के रूप में उभरना है, तो उसमें भारत का रोल सेंट्रल होना बड़ा स्वाभाविक है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और इसी के साथ आज दिन भर में बस इतना ही। कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी। अगर प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई सुझाव है, शिकायत है, तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स आप तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, कास्टबॉक्स, जियो सावन पर भी सुन पाएंगे। यहाँ पर जाइए, हमारे प्रोग्राम सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई अपडेट छूटने ना पाए। प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।